बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स फन आप देख रहे हैं, मैं हूं आसिफ खान और हम बात करेंगे आज पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात पर। पाकिस्तान की टीम इस वक्त न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ T20 सीरीज़ खेल रही है और आज दूसरा मुकाबला भी हुआ, उस पर भी हम बात करेंगे। T20 सीरीज़ में जो कुछ हुआ, टेस्ट मैचेस में जो कुछ हुआ, उस पर भी हम बात करेंगे। मेरे साथ जो मेहमान हैं वो खासी बड़ी शख्सियत हैं क्रिकेट के हवाले से। क्रिकेट खेली तो है उन्होंने बहुत, और लेकिन वो पाकिस्तान क्रिकेट की ऐसी पोस्ट पर वाबस्ता रह चुके हैं जो बहुत अहमियत की हामिल होती है। ही हैज़ बीन द चीफ सेलेक्टर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम और मोहम्मद वसीम उनका नाम है। पाकिस्तान के लिए टेस्ट मैच भी खेला और पहले ही टेस्ट में सेंचुरी भी स्कोर करने वाले ये खिलाड़ी बने और उसके अलावा न्यूजीलैंड में भी खेले। उसके अलावा दूसरी एक मुल्क की टीम से भी वाबस्ता रहे, डच टीम के लिए भी खेले और जाके उन्होंने कोचिंग भी की बाहर एक मुल्क की टीम की। उस पर मैं आपसे तफसील से बात करूंगा जब मोहम्मद वसीम मेरे साथ होंगे प्रोग्राम में, आपसे उनका तारुफ कराऊंगा और फिर हम बातें करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात पर। अब जो मौजू है मेरे पास वो है सिंध प्रीमियर लीग का। सिंध पाकिस्तान का दूसरा बड़ा सूबा है आबादी के एतबार से और यहाँ पर क्रिकेट लीग का आगाज़ होने जा रहा है 25 जनवरी से और सिंध पहला सूबा बनेगा मुल्क का जिसने अपनी लीग करवाने का ऐलान किया और उसको अमली जामा पहनाया। तो 5 फरवरी तक ये जारी रहेगा इवेंट और इस हवाले से गवर्नर हाउस कराची में तकरीब भी हुई जिसमें जावेद मियादाद, मोइन खान, अब्दुल रज़ाक, उमर अकमल और दीगर खिलाड़ी भी शरीक हुए और उसमें जो बातें हुई वो मैं आपके सामने रखता हूँ। इस मौके पर गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने लीग के लिए अपने ताउन का यकीन दिलाया और SPL के सदर आरिफ मलिक ने इसे कामयाब बनाने के अज़म का भी इजहार किया और उसके अलावा चौधरी शहजाद मलिक भी शरीक थे। मलिक चौधरी शहजाद जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं इसी लीग के, वो भी शरीक थे। साबिक कप्तान और मीरपुर ख़ास टाइगर्स के हेड कोच मोइन खान ने इस लीग के हवाले से बहुत अच्छी बातें की। उन्होंने एक तो जो मीरपुर ख़ास टाइगर्स हैं उनके साथ बाकायदा एक कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग सेरेमनी में भी वो शरीक हुए जिसमें उनको हेड कोच बनाने का बाकायदा ऐलान हुआ और उनका ये कहना था कि छोटे क्रिकेटर्स को नौकरियाँ मिलेंगी इस लीग से और नया टैलेंट भी सामने आएगा। उस हवाले से सिंध प्रीमियर लीग सूबा सिंध की 6 टीम्स के दरमियान ये इवेंट होगा और मुख्तलिफ़ शहरों के नामों पर ये टीम्स के नाम रखे गए हैं। इसमें जो खिलाड़ी शरीक हैं उसमें शाहिद अफरीदी हैं, मिसबाह उल हक हैं, शोएब मलिक हैं, इमाद वसीम हैं और दीगर खिलाड़ी, सेकंड टियर के खिलाड़ी पाकिस्तान के, फ़र्स्ट क्लास खेलने वाले खिलाड़ी पाकिस्तान के वो भी शरीक हैं। शाहनवाज धानी हैं, जाहिद महमूद हैं, उसके अलावा और भी लड़के बहुत ज़्यादा शरीक हैं। तो ये इवेंट होने जा रहा है 25 जनवरी से कराची के नेशनल स्टेडियम में और 5 फरवरी को इसका फाइनल होगा। तो ये थी अपडेट सिंध प्रीमियर लीग के हवाले से। अब एक प्रोग्राम में ब्रेक लूँगा और ब्रेक के बाद आई विल सी यू वंस अगेन विद मोहम्मद वसीम। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन। आपने इंट्रो में सुना था कि मोहम्मद वसीम मेरे साथ होंगे। मोहम्मद वसीम ने ज्वाइन कर लिया है मुझे। पाकिस्तान के लिए टेस्ट मैच क्रिकेट खेली, 18 टेस्ट पाकिस्तान के लिए खेले और पहले ही टेस्ट में सेंचुरी बनाने का एजाज़ इन्होंने हासिल किया था। उसके बाद फिर दीगर इन्होंने काम किए, PTV की टीम को बतौर कोच ज्वाइन किया, उसके बाद फिर मुल्तान सुल्तान के साथ रहे, फिर उसके साथ ये चीफ सेलेक्टर पाकिस्तान के जब बने तब ये बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में थे और बहुत ज़्यादा इनके बारे में बात की जाती थी। इसी दौरान ये डच टीम के लिए भी खेले और स्वीडन के इन्होंने बतौर हेड कोच स्वीडन को भी इन्होंने सर्व किया। तो बहुत ज़्यादा हमजहद शख्सियत है। मोहम्मद वसीम साहब को खुश आमदेद कहूँगा। अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। कुछ रह तो नहीं गया आपके इंट्रो में? मुझे खुद भूल गए। क्या भूल गया? मैं इतनी चीज़ें मैं खुद भूल जाता हूँ बताते हुए। इतनी चीज़ें हैं कि एक आप जब चीफ सेलेक्टर बने थे वहाँ से शुरू करता हूँ और भी हम बातें करेंगे, लेकिन लैपटॉप चीफ सेलेक्टर आपको ये अच्छा लगता था या इस पर कुछ तकलीफ होती थी आप? नहीं देखें, मतलब बुरा तो नहीं लगता था। ऑब्वियसली लोग जिस सेंस में, कुछ जो लोग थे वो जिस सेंस में कह रहे थे उस तरह तो मैंने बिल्कुल माइंड नहीं किया। लेकिन एक चीज़ है कि जो एक मैं समझता था कि हमारी क्रिकेट के अंदर हर शोबे के अंदर ऑब्वियसली हर चीज़ में अगर आप देखते हैं तो मॉडर्न तरीके से चीज़ें हो रही हैं, चाहे वो खेलने के तरीके हैं, चाहे वो कोचिंग के अंदाज़ हैं, इवन सिलेक्शन के भी जो चीज़ें हैं। तो मैं तो इसको मतलब ऑनर समझता हूँ कि आई वाज द वन हु स्टार्टेड ऑफ के हमने स्टार्ट्स पे गए, हम डेटा के ऊपर गए और इन चीज़ों को हमने कंसिडर किया। तो उसकी वजह से लैपटॉप कहा जाता है। तो आई फील प्राउड कि आई वाज द वन हु एक्चुअली स्टार्टेड इट। क्योंकि अब लैपटॉप हम नहीं देखते, वहाब रियाज तो कुर्सी पे बैठ के ऐसे झूलते टीम अनाउंस कर देते हैं।
वो तो लैपटॉप नहीं रखते अपने। वो देखिए परफॉर्मेंस टीम की अच्छी होनी चाहिए, चाहे आप लैपटॉप रखें या आप मोबाइल रख लें या आप वो पीसी बड़ा कंप्यूटर अपने सामने रख लें या छोटी सी पर्ची रख लें, आप प्रोसेस आपका ठीक है तो ठीक है, लेकिन रिजल्ट्स फिर वो जस्टिफाई आपको करने तो चाहिए। परफॉर्मेंस के एतबार से अगर आप कहें, आपका टेन्योर जितना भी था, तकरीबन साल 1.5 साल आपने किया, तो वो ठीक था परफॉर्मेंस के एतबार से? देखिए उसमें अगर मैं देखता हूँ कि मैं कहूँगा कुछ चीज़ें जो रिज़ल्ट वाइज बेहतर होनी चाहिए थी। एक हमारी टेस्ट सीरीज़ थी ऑस्ट्रेलिया वाली और इंग्लैंड वाली होम सीरीज़ थी हमारी, दो सीरीज़ ऐसी थी कि वो हमारी टीम को वहाँ पे बेहतर खेलना चाहिए था। क्यों नहीं बेहतर खेले, ऑब्वियसली वो सिलेक्शन पे भी बात आती है उसमें, लेकिन और भी बहुत सी चीज़ें थी। लेकिन उसके अलावा देखते हैं, अगर हम बायलैटरल सीरीज़ अपनी उठा के आप जितनी भी देख लें, वाइट बॉल की जितने भी हम खेले हैं, ऑलमोस्ट हम 90% हम आई थिंक जीते हैं। कि इंग्लैंड में वनडे सीरीज़ हारे थे, बाकी हम सारी जीते हुए हैं। एशिया कप का हमने फाइनल खेला, वर्ल्ड कप का फाइनल खेला, उससे पिछले वर्ल्ड कप का हमने सेमीफाइनल खेला। तो परफॉर्मेंस वाइज तो मेरा नहीं ख्याल है कि कोई इतनी ज़्यादा उसमें कोई चीज़ है। ऑब्वियसली सबकी ख्वाहिश होती है, मेरी भी ख्वाहिश थी कि एक कम से कम एक ट्रॉफ़ी अपने टेनोर के अंदर आती। तो वर्ल्ड कप का जो फाइनल हम हारे थे, तो उसका दुख रहेगा जी कि हम शायद वो जीत सकते थे, लेकिन फिर बात वही है कि सर्कमस्टांसिस उस टाइम क्या आते हैं। लेकिन अगर मैं पूरा अपना टेन्योर 2 साल जैसे थोड़ा ज़्यादा का है, उसके अंदर देखता हूँ कि जिस तरीके से एक पाथवेज बने, जिस तरह परफॉर्मेंस लड़कों ने दी डोमेस्टिक क्रिकेट, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी यही थी कि डोमेस्टिक क्रिकेट को हमने इज़्ज़त देनी है, कि वहाँ के जो परफॉर्मर्स हैं उनको मौके मिले। और अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा प्लेयर नहीं होगा शायद जिसने परफॉर्म किया हो और ऊपर जगह बनती और उसको मौका ना मिला हो। तो ये चीज़ें तो मैं कह सकता हूँ कि मतलब आई फील प्राउड कि यार ये मेरी अचीवमेंट्स थी, और एक ट्रेंड मैंने स्टार्ट किया। और अब जितने भी आप लोग भी हैं, जितने भी शोज़ वगैरह होते हैं, उसमें परफॉर्मेंस का जिक्र होता है, स्ट्राइक रेट का जिक्र होता है, डेटा का जिक्र होता है। इससे पहले ये चीज़ नहीं थी, शायद इस तरफ हमारा फोकस नहीं था। तो सबसे बड़ी जो मेरी अचीवमेंट मैं कहूँगा कि डोमेस्टिक क्रिकेट में एक बिलीव लेके आना कि जो परफॉर्म करेगा वो डेफिनेटली कंसिडरेशन में आएगा। तो डोमेस्टिक क्रिकेट पे आप नज़र भी आते थे मैचेस पे, उस दौर के आपने जो लड़के सेलेक्ट किए, उनमें से कोई एक लड़का, 2 लड़के, 3 लड़के ऐसे हों जो अब तक खेल रहे हों, जिन पे आप कहते हो कि यार ये मैंने सेलेक्ट किया था? तकरीबन सारे ही हैं। एक तो आमिर जमाल तो आज का स्टार बना, तो आमिर जमाल तो मुझे याद है कि आपने सेलेक्ट किया था और बहुत कम फर्स्ट क्लास वो खेला था। चलें आमिर जमाल से ही शुरू कर देता हूँ। आमिर जमाल को आपने क्या देखकर सेलेक्ट किया था? वो आपने उसको वाइट बॉल के लिए पहले लाए थे T20, उसके बाद वो गायब हो गया था। देखिए आमिर जमाल सबसे पहले वो पीटीवी की टीम में हमारी आए थे। ये मैं बात कर रहा हूँ 15-16 में शायद, जब ये लास्ट जो पुराना सिस्टम था उसका लास्ट ईयर था। डिपार्टमेंट क्रिकेट में वो आए थे और उस टाइम पे मुझे उनमें पोटेंशियल नज़र आया था कि बॉलर भी पूरे थे, बैटिंग भी अच्छी खासी वो करते थे, फिटनेस अच्छी, फील्डर अच्छा, एटीट्यूड अच्छा। तो वहाँ से उसकी जर्नी स्टार्ट हुई थी। तो ऑब्वियसली परफॉर्म वेल फॉर पीटीवी, उसमें मैचेस जिताए। उसके बाद फिर नॉर्दर्न की टीम में आया, वहाँ पे भी उसने परफॉर्मेंसेस दी। अब वो सैम्पल साइज इतना बड़ा नहीं था, लेकिन एक बात अगर आपको याद हो कि जब मैं अपने टेनोर में करता था कि आइडियल सिनारियो वही होता है कि आपके पास मेच्योर परफॉर्मर्स आए कि 2-3 साल उन्होंने डोमेस्टिक अच्छी खेली हुई हो, 3 साल परफॉर्म किया हो। तो बहुत से लड़के तो उस सिनारियो पे आए थे, चाहे वो सऊद था, चाहे वो आगा थे, ये कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हुए आ रहे थे। लेकिन जहाँ पे हमें शॉर्टेज थी, जैसे स्पिनर्स की बात करें या स्पेशल ऑलराउंडर्स की भी, पेस ऑलराउंडर्स की, तो उस टाइम पे शॉर्टेज थी। तो थोड़ा सा चीज़ों को फास्ट ट्रैक करना था, लेकिन ये उतना फास्ट ट्रैक नहीं था कि 1 साल के बाद आमिर जमाल टीम में आ गया। वो 2-3 सीज़न अच्छे उसने लगाए डोमेस्टिक के, परफॉर्म किया वहाँ पे, और उसके बाद उसकी जर्नी पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट हुए। वो ऑब्वियसली उस टाइम पे वाइट बॉल हमारी इंग्लैंड सीरीज़ चल रही थी, उस दौरान वो पिक हुए थे। लेकिन एक चीज़ तो तय थी कि उसकी ज़्यादा जो परफॉर्मेंस थी उस टाइम पे भी वो रेड बॉल के अंदर भी थी, चाहे वो फर्स्ट टीम से खेल रहा था या सेकंड से खेल रहा था। तो वो मुझे नज़र आ रहा था कि आगे चल के ये हमारे जो पेस बॉलिंग ऑलराउंडर के जो मसाइल हैं ये आगे चल के हल करेगा, और अल्लाह ने अभी तक ऐसा ही किया है कि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी जा रही है। ये तासुर था कि आपकी टीम का अगर लड़का होगा तो वो सिलेक्शन में आ जाएगा। जैसे नुमान अली लेफ्ट आर्म स्पिनर था, वो भी आपके तरफ से खेला, तो ये तासुर कितना हद तक सही है? मैं तो पहली दफ़ा ये चीज़ सुन रहा हूँ, लेकिन चलें अगर किसी के जहन में ये भी है, शाहनवाज दानी, वसीम जूनियर, सऊद शकील, आगा सलमान, जाहिद महमूद, साजिद खान, आपने कहा ना कितने लड़के, तो आप 70% आपको लड़के वही नज़र आएंगे कि जिनको उस दौर में पिक किया गया था। और अगेन इसमें कोई मेरा कमाल नहीं था, वो परफॉर्म उन्होंने किया, उन्हें पोटेंशियल था तो वो पिक हुए थे। तो प्राइवेट तो लड़कों को जाता है, लेकिन बहुत से ऐसे लड़के थे कि जो मेरे टेनोर में ही पहली दफ़ा टीम के अंदर आए थे और अभी तक वो चल रहे हैं। तो सम टाइम मैं यही सोचता हूँ कि यार ये कहते हैं जी कि वो दौर शायद अच्छा नहीं था, तो ये भी ये कोई नया सेलेक्टर ये आ गया या वो आ गया है।
तो अभी तक चेंजेस तो मुझे कोई नज़र नहीं आ रही। दैट मीन्स कि पहले काम ठीक हो रहा था तो उसी को कंटिन्यू किया जा रहा है ना। अगर किसी ने कोई बीच में कोई आके ना थोड़ा सा उसको कहते हैं जी कि क्या बोलें कि डिफरेंट बनने की कोशिश की है कि एक आध कोई ऐसा काम करने की कि अपनी प्रेजेंस शो करने की, तो वो भी अभी तक अगर आप जितने भी देखते हैं एक्सपेरिमेंट, चाहे वो मैं नाम लड़कों के लेते हुए अच्छा तो नहीं लगता, 2-3 प्लेयरों को आप घर से उठा के ले आए, उनको खिलाया, ना उनकी फिटनेस देखी, ना उनकी परफॉर्मेंस देखी, वो बैकफायर किया। आपको एक सीरीज़ खिलाई, 2 मैचेस खिलाए, फिर उनको घर भेज दिया आपने। तो लड़के तो वही चल रहे हैं जो सिस्टम से आए थे। तो उस सिस्टम से आए थे, यानी 6 टीम्स के सिस्टम से वो आए थे। तो अब तो खैर ज़्यादा टीम्स हैं, तो ये सिस्टम बेहतर था या वो सिस्टम बेहतर था? एज क्रिकेटर आप बताएं, क्रिकेटर को देखिए, अगर आप क्वालिटी की बात करते हो डेफिनेटली 6 टीमों में जो आपको क्वालिटी नज़र आती थी, आप भी डेफिनेटली आप भी ग्राउंड में जाते हैं, आपने मैचेस देखे होंगे जो विकास ट्रॉफी के हो गए, ऑब्वियसली क्वांटिटी आपको ज़्यादा नज़र आ रही है, लेकिन क्वालिटी ऑफ क्रिकेट नीचे आ जाती है उसमें। लेकिन फिर बात वही है कि देखिए, कोई भी सिस्टम या निज़ाम जो है ना वो बुरा नहीं होता मेरे ख्याल में, उसको चलाया कैसे जाता है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इस सिस्टम का जो थोड़ा सा मैं कहूँगा कि इसमें जो बेहतरी होने वाली है ना, कि इसमें वही सिलेक्शन का जो प्रोसेस है कि निचले लेवल पे आई एम श्योर कि आपके पास भी बड़े गिले शिकवे आए होंगे, पिछले साल भी आए होंगे शायद, कि डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट में ये हो रहा है, मतलब नीचे जितनी भी क्रिकेट है, क्योंकि आपका टैलेंट जो 50% से ज़्यादा है वहाँ पे दबा दिया जाता है, मार दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पे उतनी ज़्यादा मैं कहूँगा कि शायद इंसाफ नहीं होता सिलेक्शन में। कि ऊपर तो आपके पास वही लड़के आएंगे ना जो नीचे खेलते हुए आ रहे हैं, तो ऐसे लड़के जिनको मौके नहीं मिलते, और इसमें बहुत से ऐसे परफॉर्मर्स हैं जिन परफॉर्म करते हुए आ रहे थे, लेकिन उनको अपने डिवीजन ने या डिस्ट्रिक्ट नीचे भी जो क्रिकेट हो रही है उसमें ही उनको पिक नहीं किया गया। बहुत से लड़के पाकिस्तान अंडर-19 खेले हुए थे, परफॉर्म किया हुआ था, उनको नहीं पिक किया गया, क्योंकि नीचे फिर वही मसला आ जाता है जो डर्टी पॉलिटिक्स है क्लब क्रिकेट की, जो वोटां वाला वही चक्कर जो है, तो उसका नुकसान ये है। अगर इसको बेहतर कर लें तो सिस्टम ये भी बुरा नहीं है, लेकिन अगर उस तरह चीज़ें चलती जाएंगी तो चीज़ें जो फिल्टर होकर ऊपर आ रही हैं, तो आपके पास वो कहते हैं सबसे जो बेहतरीन टैलेंट है शायद वो आपके सामने नहीं आएगा, कुछ प्लेयर्स उसमें नीचे दब जाएंगे। और दूसरा, आपने कोई मशवरा दिया हफीज़ को या आप देने का इरादा रखते हैं? आप कोच हैं एक टीम के, पीटीवी के आप कोच हैं, अभी फर्स्ट क्लास जो मैचेस चल रहे हैं प्रेसिडेंट्स ट्रॉफी के वो भी आप खेल रहे हैं, तो हफीज़ के लिए आपने कुछ तैयार किया है कि ये मशवरा आप देंगे? कि मौका मिला तो करेंगे बात। वैसे हफीज़ इतने ज़्यादा मशवरे सुनते नहीं है मेरे ख्याल में, नोइंग हिम। अच्छा, प्रोफेसर अहमद नहीं कहा, ये आपने तंज कर दिया उसको, तो मशवरा दिया है यार जो नहीं, अभी मेरे को उनसे ऐसी बात नहीं हुई है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी ऑब्वियसली हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट मतलब इतने 100 सालों से हो रही है, तो उसको नहीं छेड़ा किसी ने, तो आई थिंक नहीं छेड़ना चाहिए था। लेकिन अगेन इसको बेहतर तरीके से तभी एनालाइज किया जाएगा जब ख़त्म होता है सीज़न, ये डिपार्टमेंट क्रिकेट ख़त्म होगी, तो उसके बाद फिर जो भी रिपोर्ट्स वगैरह होंगी उसमें अपनी जो गुजारिशात या जो भी कह सकते हैं आप वो दी जाएंगी उसमें। मतलब गेंद की हद तक, विकेट की हद तक मामला नहीं है ये, आपको सिलेक्शन बेहतर करेंगे। गेंद तो बड़ी अच्छी इस्तेमाल कर रहे हैं कूकाबूरा की, लेकिन पिचेस भी उसमें आर की हैं जो 3 ग्राउंड से मैचेस हो रहे हैं फर्स्ट क्लास। देखिए पिचेस, अब फिर बात वही है ना कि आप क्या अचीव क्या करना चाह रहे हैं उन पिचेस से, कि ठीक है अब जैसे नेशनल स्टेडियम मैचेस हो रहे हैं तो मेरे ख्याल में वहाँ पे थोड़ा बॉल अच्छा ट्रैवल करना चाहिए जैसे नॉर्मली होता था, लेकिन अभी तक लग रहा है कि शायद स्लोअर साइड पे हैं पिचेस। यूबीएल के अंदर ठीक है टर्निंग ट्रैक बन रहे हैं, वो भी मतलब मैं इसको बुरी पिच नहीं कहूँगा, क्योंकि हमारे लड़के अगर हम देखते हैं स्पिन बॉलिंग को इतना अच्छा नहीं खेल रहे हैं। इवन हमारे जो अभी जो करंट लॉट है हमारी पाकिस्तान टीम के अंदर भी, दे आर नॉट रियली गुड अगेंस्ट स्पिन, जिस तरह पहले होता था ना कि पाकिस्तानी बैट्समैनों को स्पिन के अगेंस्ट कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आई थिंक टर्निंग पिचों पे खिलाना भी कोई वो बुरी बात नहीं है इसमें, लेकिन थोड़ा सा फैसिलिटीज़ वगैरह को अपग्रेड कर दें तो और बेहतर होगा। लेकिन जो सबसे बड़ा आई थिंक जो बेहतरी की जहाँ गुंजाइश है स्केजुअल, जो स्केजुअल हमारी डोमेस्टिक का बन रहा है कि बैक टू बैक एक चीज़ ख़त्म होती है साथ दूसरी शुरू हो जाती है, और इन्हीं प्लेयर्स ने खेलना है, तो फिर उनकी जो वर्कलोड मैनेजमेंट है वो उसमें थोड़ा सा नेक्स्ट आई होप कि इसको देखा जाएगा, क्योंकि बीच में वाइट बॉल भी आ जानी है, फिर कोई लीग्स आ जानी है, फिर PSL आ जानी है, आई थिंक प्लेयर के लिए काफ़ी ज़्यादा ही हो जाएगा। इस इवेंट में जो डिपार्टमेंट का चल रहा है उसमें कुछ टीम्स तो बहुत ही हल्की नज़र आई, तो आपको कंपटीशन वाइज कुछ नज़र आया? मैं टीम्स के नाम भी लेता हूँ, गनी ग्लास इतना एक्सपीरियंस नहीं है उनके पास, इरफान जेलर है, साद नसीम है उस टीम में, उसके बाद आप देख लें HEC, इसमें तो कोई भी बड़ा नाम मुझे नज़र नहीं आया। तो देखिए ऐसा सच तो अगर मैं अपनी बात करता हूँ PTV की टीम में भी आपको उस तरह कोई मेगा स्टार उस तरह नज़र नहीं आ रहे हैं। नॉर्मली मतलब 20-21 साल के मेजॉरिटी ऑफ द प्लेयर्स वो खेल रहे हैं, तो एक तरह से अच्छी बात है, चलें यंगस्टर को चांस मिल रहा है। लेकिन आई थिंक जब
प्रिपरेशन का टाइम आपको प्रॉपर मिलेगा, लेट्स सी कि अगर कैरी ऑन जो होता है नेक्स्ट ईयर भी यही चीज़, तो आई थिंक टीमों को तैयारी करने का मौका मिलेगा, क्योंकि लास्ट मिनट पर जब टीमें बनेंगी तो इस तरह के मसाइल आएंगे। अब वो आपको पता ही है, मजबूरियाँ, बजटिंग, ये वो, जब लास्ट मिनट पे चीज़ें होंगी तो टीम में फिर उस तरह नहीं बन सकती कि जितनी आप 6 महीने में तैयारी कर सकते हैं। तो आई थिंक नेक्स्ट ईयर आपको इसमें बेहतरी नजर ये राउंड ख़त्म हुआ, कल एक राउंड ख़त्म हुआ, तो इस वक्त आपको कौन सी, अगर मैं आपसे पूछूं 3 टीम्स, कौन सी आपको लग रहा है कि ये टाइटल के लिए कंटेंडर है टाइटल की तरफ? बल्कि एक ब्रेक ले लूँ, ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद इस सवाल का जवाब लेंगे मोहम्मद वसीम से। और भी बातें हमने करनी है पाकिस्तान क्रिकेट की, जो इस वक्त हालत है और क्या हालत आगे नज़र आ रही है, वसीम से पूछूंगा मैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और ख़ातिर जमा रखिए, मेरे सवालात बहुत मुझे करने हैं पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात, पाकिस्तान क्रिकेट की जो पॉलिटिक्स होती है उस पर बात मैं करूँगा, लेकिन क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट का एक टूर्नामेंट चल रहा है, बड़ा टूर्नामेंट है, फर्स्ट क्लास प्रेसिडेंट्स ट्रॉफी, इसमें 7 डिपार्टमेंट्स खेल रहे हैं, उसमें एक टीम के कोच हैं वसीम इस वक्त पीटीवी के, मिसबाउल हक एक टीम के कोच हैं SNGPL के, और दीगर खिलाड़ी भी उससे मुंसलिक हैं, तो ज़रा उस पर बात हो जाए। तो आपको कौन सी टीम लगता है, 3 टीम्स अगर मैं आपसे पूछूं? वैसे मुझे तो लगता है वापडा, SNGPL तो उनका कोई मैच नहीं है, लेकिन आप अगर कुछ कहना चाहें। देखिए, अगर आप देखते हैं जो सबसे ज़्यादा प्रिपेयर्ड या वेल सॉर्टेड जो टीम नज़र आ रही है वो SNGPL की आपको नज़र आ रही है, क्योंकि जब हमारा उनसे मैच था तो मैं अपने बच्चों को, टीम वालों को यही बता रहा था कि हमारे शायद 70-80 फर्स्ट क्लास मैच भी सारों के मिला के नहीं बन रहे थे, क्योंकि सारे यंगस्टर्स हैं, अंडर 19 से आए हुए हैं, और दूसरी तरफ हमने किया था तो आई थिंक 250 के करीब टेस्ट मैचेस बनते हैं उस टीम के अंदर। अगर आप आबिद के, अजहर, असद शफीक, बिलावल भट्टी, काफ़ी प्लेयर उनके जो टेस्ट खेले हुए हैं, तो 250 से ज़्यादा टेस्ट मैचेस का एक्सपीरियंस उनके पास मौजूद है। तो आई थिंक अभी फ़िलहाल तो वो बेहतर नज़र आ रहे हैं, लेकिन अलार्मिंग चीज़ फिर वही मैं कहूँगा कि सिलेक्शन रिलेटेड के स्पिनर उस तरह के अभी हमें शायद नज़र नहीं आ रहे हैं। कुछ नए लड़के आए हैं, लेग स्पिनर 1-2 हैं, रमीज अच्छी बॉलिंग कर रहा है, आरिफ याकूब ने भी बॉलिंग अच्छी की है, लेकिन अगर हम देखते हैं कि आरिफ याकूब कहाँ पे वो स्टैंड करते हैं, तो ऑब्वियसली अभी उस लेवल पे एकदम से कह देना जी कि हमें मिल गए हैं बॉलर्स। खालिद ने भी आउट किए हैं, ये तो वही, हाँ, इस मैच में आउट किए हैं, लेकिन वो एक होता है ना कि आपको नज़र आ रहा था कि यार नुमान अली को किसी ने रिप्लेस करना है, तो रेडी प्रोडक्ट हमारे पास कौन सी है, क्योंकि एक मेहरान थे, पूरा नाम उनका मेहरान मुमताज़ थे, उनका बड़ा जिक्र सुना था मैंने इस साल जी के, शायद वो टूर पे भी जाने वाले थे या उनका नाम कंसिडरेशन में था, लेकिन अभी वो प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बन पा रहे हैं डोमेस्टिक का, तो दैट मीन्स कि शायद वो क्वालिटी अभी डेवलप नहीं कर सके हैं कि जो कि होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप डोमेस्टिक की टीम में परमानेंट जगह नहीं बना सकते तो फिर आप क्लेम नहीं कर सकते जी कि मैं इंटरनेशनल मटीरियल। 1-2 प्लेयर्स ऐसे हैं जिनका बहुत ज़्यादा नाम होता है, सोशल मीडिया पर तो बहुत नाम होता है, उमर अकमल, अहमद शहजाद, आप एज चीफ सेलेक्टर, आपने उनकी परफॉर्मेंस अभी रिसेंटली देखी, क्या है, तैयार हैं वो किस तरह से? देखिए परफॉर्मेंस, अब देखिए मेरा सिंपल एक होता था कि एक मैच की परफॉर्मेंस से 2 परफॉर्मेंस से टीम में लड़का नहीं आ सकता, चाहे वो सीनियर है, चाहे वो आपका कोई नया अपकमिंग लड़का है। अगर सऊद शकील आया था उसने 1000 रन किए थे, आगा सलमान आया उसने 1000 रन किए थे, और भी जितने बैट्समैन आए थे उन्होंने रन किए थे। एक अब्दुल्ला शफीक थे जो जिनके कम रन थे, कम मैचेस थे, लेकिन अगेन उस नंबर पे शॉर्टेज थी उस टाइम पे, क्योंकि ओपनर एक चाहिए था रेड बॉल में, और डोमेस्टिक में हमने उठा के देखा उस टाइम आई थिंक सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस ही शर्जील खान की थी, तो वो टेस्ट मैचेस के अंदर फिट एंड रन नहीं हो रहे थे बिकॉज ऑफ हिज फिटनेस एंड अदर थिंग्स, तो उसकी वजह से हमने फास्ट ट्रैक किया था, अब्दुल्ला शफीक को टेस्ट मैचेस के अंदर लेके आए थे। तो ये जो आप नाम दे रहे हैं, परफॉर्म करेंगे तो हाईलाइट होंगे, थोड़ी परफॉर्मेंस करेंगे तो आपको हाईलाइट करवाना पड़ेगा जो हो रहे हैं, लेकिन वो आपके सामने है कि जब आपकी बड़ी परफॉर्मेंस होगी तो आप यहाँ बैठ के खुद कहेंगे यार ये लड़का परफॉर्म कर रहा है, इतने इसके रन हैं, चाहे वो अहमद है, चाहे वो कोई नया बच्चा है, अगर 800-900 रन आपने किए हुए हों, हाँ, लेकिन अगर आपने 250 कर दिए और पूरे उसका शोर मचाना शुरू कर दिया है, तो अब आई थिंक लोगों में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ गई है, हर बंदे को पता है कि क्या चल रहा है, कहाँ से आ रहा है, क्यों चल रहा है, चल रहा है। वो ठीक है बात आपकी, आपने बात की फिटनेस की वजह से शर्जील खान नहीं आए, तो फिटनेस कितनी ज़रूरी होती है? फिटनेस टेस्ट तो वसीम अकरम साहब ने अभी कहा कि 2-2.5 साल से हुए नहीं। 2-2.5 साल तो नहीं, खैर मैं कहूँगा इस पिछले साल का मैं नहीं कुछ कह सकता, उससे पहले टेस्टिंग वगैरह होती थी, उसमें कोई
हमारे जो फिटनेस ट्रेनर थे वो रेगुलर अपनी जो भी एक रखा हुआ था उस दौरान वो टेस्टिंग वगैरह वो करते रहते थे। उसमें उसमें कोई एक आध प्लेयर मिस हो गया हो तो वो नॉट श्योर, लेकिन एक प्रोसेस था उसको फॉलो किया जाता था कि मिनिमम कुछ रिक्वायरमेंट्स थी। ऑब्वियसली उसकी बैटरीज चेंज हुई थी, पहले हमारे अपने एक थे ट्रेनर थे, उसके बाद फिर एक गोरा ट्रेनर आया, उसने अपनी बैटरीज बनाई थी, तो वो टेस्टिंग वगैरह तो होती रहती थी। तो आज़म खान है, सपोज आज़म खान आपके दौर में सिलेक्ट हुए भी थे, फिर नहीं भी हुए थे बिकॉज ऑफ हिज फिटनेस। इस सिचुएशन में जहाँ उनकी सिचुएशन नज़र तो आती है कि नंबर 6 पे बैटर तो वो कमाल का है, लेकिन क्या आप एज अ चीफ सेलेक्टर उसको सेलेक्ट करते इस फिटनेस में? देखिए, जब पहले ही दफ़ा उनको सिलेक्ट किया गया था तो वो उस टाइम बहुत ज़्यादा बुरहान हमारा मिडल ऑर्डर का चल रहा था कि जितने भी प्लेयर्स थे हमने उनको चांसेस दिए लेकिन कोई भी उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाया था। आसिफ थे, खुशदिल थे, इफ्तिखार थे, बहुत से प्लेयर्स वहाँ पे हमने ट्राई किए थे, ठीक है ना। फिर उस टाइम जो कोच थे, कैप्टन थे, उनसे बात हुई तो फिर हमने कहा ठीक है, हम इस कंडीशन के ऊपर कि आज़म की फ़िटनेस बेहतरी लाएगा, और आज़म से ये बात हुई थी कि इस कंडीशन पे आपको रख रहे हैं कि दिन ब दिन आप फिटनेस क्या, ओबियसली एक दिन में तो नहीं होगा वो, फिट एक महीने में भी नहीं होगा, एक प्रोसेस है कि उसको 4-6 महीने लगेंगे शेप थोड़ी सी बेहतर करने में। तो उस प्रॉमिस के ऊपर या उस कमिटमेंट के ऊपर उसको सेलेक्ट किया गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उसमें परफॉर्म भी नहीं कर सके, और दूसरा अपनी जो कमिटमेंट थी उसको वो फुलफिल नहीं कर सके थे, और अभी भी उसी कमिटमेंट में दोबारा उनको रखा गया है। तो कप्तान की से होती है सिलेक्शन में, कप्तान की कितनी से आपके टाइम में थी? देखें, होती है, हेड कोच की भी होती है, कैप्टन की भी होती है, लेकिन इवेंचुअली जो डिसीजन होता है, जो फाइनल डिसीजन होता है जिसका जिक्र आप भी करेंगे, वो चीफ सेलेक्टर ही होता है। चाहे उसने टीम बनाई है नहीं बनाई है ना, तोपों का जो रुख है वो चीफ सेलेक्टर की तरफ जाएगा, और चीफ सेलेक्टर बैठ के कह जी कैप्टन ने बनाई थी टीम या कोच ने बनाई थी, वो भी एक गलत है। अगर आपको एक जॉब मिली है तो आपको पूरा उसको फुलफिल करना पड़ता है। उस टाइम पे कंसल्ट में करता था, बहुत सी चीज़ों पे डिसएग्रीमेंट होता था। मैं कहूँगा कि शायद सिर्फ मैं कहता जी कि हमने कोच की और कैप्टन की सुन ली है तो ये 70% प्लेयर जो आपके खेल हैं शायद सिलेक्ट ना हो पाते। बाकी आप अंदाज़ा खुद लगा लें। बाबर आजम आपके दौर में कप्तान भी थे, उनके बारे में ये बहुत ज़्यादा आम है बात कि वो अपने अपने जानने वाले अपने दोस्तों को बहुत ज़्यादा मौके देते थे, तो ये आप उनकी बात मान लेते थे या वो ऐसा करते भी थे या नहीं? नहीं, देखें उसमें देखिए तासुर तो लाइकिंग डिसलाइकिंग हर बंदे की होती है, चाहे वो सिलेक्टर है कोई या वो रीज़न अपने अपने होंगे। किसी की दो परफॉर्मर एक जैसे हैं तो एक पिक करना है तो जो आपको पसंद होगा आप उसी को पिक करेंगे, ठीक है ना। या आप देखेंगे जी कौन मुझे लग रहा है कि ये जाके यहाँ पे परफॉर्म कर सकता है, तो 19-20 तो उसमें होता है, या दो प्लेयर एक जैसे इसमें से किसे रखना है तो आप कहेंगे थोड़ा सा मैं इस तरफ सॉफ्ट हूँ तो मैं इसको रख लूँगा उस पर, अगर इस तरह का कोई केस होता है। लेकिन दोस्ती यारी जहाँ तक बात है तो वो तो भी फिर अगर आप देखते हैं तो जिस तरीके से अभी आपकी मैनेजमेंट चल रही है, जिस तरह हफीज़ चल रहे हैं, अभी वो डायरेक्टर हैं शायद या कोच, डायरेक्टर कोच दोनों हैं वो, तो जिस तरह वो अपनी सिलेक्शन कर रहे हैं तो ये बाबर से ज़्यादा तो फिर उनके ऊपर ये बात आएगी कि वो अपने क्लोज सर्कल वाले सारे वो रख रहे हैं, चाहे वो कोचेज़ हैं, चाहे वो सिलेक्टर्स हैं, चाहे वो निचले लेवल पे कोचेज़ लग रहे हैं, कोई भी अपॉइंटमेंट हो रही है तो ये तासुर में बन जाता है। शायद इसमें हकीकत ना हो लेकिन बन जाता है तासुर ऐसा कि देखिए अपने करीब के जितने लोग हैं, चाहे वो अपने आपके शहर के हैं, चाहे वो आपके डिपार्टमेंट के हैं, चाहे वो आपके एक छोटे से एरिया के हैं, क्योंकि पीछे भी बात जी पूरी सिलेक्शन कमेटी मॉडल टाउन की बन गई, वो फिर चेंज हुई, उसके बाद प्रेशर आया, वो आपने तोड़ दिया। तो आई थिंक इसका जो प्रोसेस है उसको फॉलो उसी तरह करना चाहिए कि रिप्रेजेंटेशन हर शहर की वहाँ पे होनी चाहिए। सिलेक्शन में क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं कोटे की बात नहीं कर रहा, ऑब्वियसली यू नीड आइज़ ईयर्स वहाँ पे उस एरिया के अंदर, कि अगर मुझे कुछ चाहिए सिलेक्शन के अंदर बंदा जो मतलब पेशावर से या KPK में चाहिए, तो ऑब्वियसली हर सिलेक्टर वहाँ पे हर टाइम नहीं जा सकता, तो वहाँ का कोई लोकल सिलेक्टर होगा तो वो इस एरिया रीजन को वो कवर करेगा। कराची का है तो सिंध का एक बंदा आपके पास होना चाहिए, इसी तरह पंजाब साइड है, साउथ साइड है आपके पास, नॉर्दर्न साइड है, तो आपको इस तरीके से चीज़ों को करना होगा। तो उस तरह का तासुर बन जाता है। कुछ चीज़ों में शायद हकीकत हो, उसमें 19-20 आपको वो मार्जिन मिल जाता है, शायद मिला हो प्लेइंग 11 के अंदर, लेकिन 16 के अंदर आई कैन अश्योर कि मैंने ऐसा होने नहीं दिया। शायद कोशिश भी होगी हो, की गई हो ऐसा कराने की, लेकिन मैंने होने नहीं दिया था। अभी भी लाहौर से भी सिलेक्टर हैं, कराची से भी हैं, पेशावर से वज़ातुल्लाह वास्ती हैं, और पंजाब के लाहौर के अलावा वो वसीम हैदर हैं। तो अब आप तो ये बेहतर मॉडल है, बेहतर मॉडल है जैसे आप इस पे देखते हैं, क्योंकि वो जो दूसरी नई की सिलेक्शन कमेटी जो बनी थी या पता नहीं वो कंसल्टेंट बने थे, कुछ बने थे, तो वो एक ही जगह के थे, वो तो वो फिर थोड़ा सा था कि यार ये
किस तरफ चीज़ें जा रही हैं। तो आई थिंक दोस्ती यारी वाला तो इधर ज़्यादा अप्लाई होता है। दोस्ती यारी वाला सलमान बट का भी नाम आ रहा था। सलमान बट को आपने देखा ना खेलते हुए और उसके ख्यालात भी आपने सुने। उस पर फिर सुना कि हफीज़ ने उस पर ही हैज़ पुट हिज फुट डाउन। ये मतलब सलमान बट एज अ क्रिकेटर, एज अ क्रिकेट ब्रेन इस्तेमाल करेंगे आपको मौका अगर मिले? देखिए सलमान, उसकी मैं रिस्पेक्ट बड़ी करता हूँ एज अ क्रिकेटर, या मतलब एज अ क्रिकेट ब्रेन, उसको क्रिकेट की समझ है, हर चीज़ है। लेकिन जो हो सका है तो उसके बाद किसी भी डिसीजन मेकिंग के अंदर शायद मैं उनको सपोर्ट ना करता। एज कंसल्टेंट भी आप नहीं रखते उसको? डिसीजन मेकिंग आ जाती है ना उसमें भी। उसको एक डिपार्टमेंट ने तो अपना हेड बनाया हुआ है, जो डिपार्टमेंट खेल रहा है। वो हनी गिलास पीसीबी के अंडर नहीं आता। पीसीबी के अंडर आता है। पीसीबी अपना फर्स्ट क्लास खिला रहा है इस डिपार्टमेंट को। टीम के साथ नहीं है वो। नहीं, टीम के साथ ना हो, लेकिन वो उस डिपार्टमेंट हाँ, लेकिन कैप्टन कोच मेन डिसीजन मेकर तो आपके वो है ना। कैप्टन कोच नहीं बना रहे थे उसको तो। लेकिन ये प्राइवेट डिपार्टमेंट है ना, उसमें तो और भी बहुत सी चीज़ें आपको नजर आएंगी और डिपार्टमेंट्स के अंदर। आप देखेंगे आपको नजर आ जाएगी। नहीं, मैं देखता हूँ उस टीम में प्लेयर ही नहीं इतने बड़े। बट इट्स टफ के इस तरह मुझे भी कहना ये पड़ा, लेकिन आई थिंक दैट्स हाउ इट गोज। मतलब कि आपको कुछ चीज़ों पर स्टैंड लेना पड़ता है, और मेरा ये इस पे पॉइंट ऑफ व्यू है कि शायद इस तरह किसी पोस्ट के ऊपर इस तरह नहीं होना चाहिए। पहले आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, बहुत अच्छी बात है। आपने पाकिस्तान की टीम के हवाले से बात अब मैं करने लगा हूँ। मतलब अभी जो कैप्टनसी में जो कुछ भी हुआ, कप्तानी हट गई, इसने खुद छोड़ दी या नहीं छोड़ी, बाबर आपके ख्याल में कैप्टनसी के लिए मौजूद था, उसको नहीं छोड़नी चाहिए थी, या उस पर प्रेशर गलत अंदाज में डाला गया? लेकिन छोड़ता कोई भी नहीं है। ये तो आपको भी पता है कि कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस जब होगी तो वो समझ ले कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही हुई है, चाहे वो कोच है चाहे वो कैप्टन है, वो बातचीत पहले मोस्टली तय हो जाती है कि यार ये हमारे जेन में है और आपके पास ऑप्शन है। तो आई एम श्योर कि इसमें भी इसी तरह का केस हुआ होगा। बाबर की कप्तानी देखें, आई थिंक मे बी तीन साल हो रहे हैं शायद। हाँ, 3 साल में जितना उनको एज अ कैप्टन डेवलप हो जाना चाहिए था, शायद वो उतना डेवलप नहीं हो सके। तो कभी भी आप वन साइड आप वो स्टोरी अगर आप देखते हैं तो फिर आप कहेंगे ऐसे ऐसे, लेकिन अगर आप दोनों साइडों को देखते हैं तो ऑब्वियसली वीकनेसेस आपको दूसरी साइड पे भी नज़र आएंगी। क्योंकि अगर आपने सारे एरियाज़ कवर किए होते, उस तरह अगर आपने अपने आप को डेवलप किया होता, तो आई थिंक शायद ये डिसीजन ना होता। तो अब जो सिस्टम बना है, शान मसूद आ गए टेस्ट कैप्टन। शान मसूद का एक टाइम में तो आप ही ने शायद उसे मशवरा दिया था कि चौथे नंबर पे खेलो। ये 2022 की बात है, वर्ल्ड कप से पहले जी। वर्ल्ड कप से पहले। तो आप समझते हैं कि शान को लेकर आना अचानक और फिर उसको कप्तान बना देना, ये कैसा फैसला है टेस्ट मैच में? देखिए उस टाइम मैं तो लाया था वाइट बॉल के अंदर उसको, बाद में वो टेस्ट में भी आ गए थे बिकॉज ही परफॉर्म वेल इन डोमेस्टिक क्रिकेट। तो आई थिंक कप्तानी, अब अगर आप देखते हैं तो कप्तानी उसने अच्छी की है ऑस्ट्रेलिया। अगर आप सीरीज़ अगर आप देखते हैं कि जिस तरह के टैक्टिक्स जो हमें चीज़ें वहाँ पे नज़र आई हैं, तो वो जो सीरीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, शायद जो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड वाली, ये टैक्टिक्स वहाँ पे होते, शायद उनमें से एक सीरीज़ हम जीत जाते। उसकी वजह तो एक पिचेस का भी मयार था ना। ऑस्ट्रेलिया की पिच तो आपके चेयरमैन ने बनवाई थी। चेयरमैन ने नहीं बनवाई थी, चेयरमैन ने खुद कहा तो कैप्टन ने भी था, कहा तो चेयरमैन ने भी था, कहा तो मैंने भी था, हेड कोच ने भी कहा था, लेकिन जो कहा था वो बिल्कुल नहीं बनी। चले इस पे बात करता हूँ, इस मौजू पर एक ब्रेक ले लूँ, ब्रेक के बाद आई विल सी यू वंस अगेन। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्समैन। बात कर रहे हैं मोहम्मद वसीम साहब से, जो चीफ सेलेक्टर रह चुके हैं पाकिस्तान के और इस वक्त पाकिस्तान टेलीविज़न की टीम के हेड कोच हैं। और फर्स्ट क्लास का जो सीज़न चल रहा है इस वक्त पाकिस्तान में, उसमें इनकी टीम अच्छा कर रही है। कल एक मुकाबला भी जीती, HEC के ख़िलाफ़ बड़े भारी मार्जिन से जीतने में कामयाब हुए। आप बतौर कोच काम कर रहे हैं अभी, कोचेस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी लगाए हैं, तो कोचेस कैसे लगे आपको? आप इसमें एज एन एक्सपर्ट, आपकी राय क्या है? देखिए कोचेज़ की जहाँ तक बात है ना, इट्स अ कंप्लीट प्रोफेशन। ये नहीं है जी कि आज यार कोचिंग कर लो, हाँ, या आज मैं कुछ नहीं कर रहा चलो मैं आज कोचिंग कर लेता हूँ। तो आई थिंक हमें इस सोच से निकलना होगा कि उसकी जो कोचिंग की जो एजुकेशन है, जो उसका एक्सपीरियंस है, ये मैटर करता है, स्पेशली टॉप लेवल के ऊपर। हम थोड़ा सा उस तरफ जा रहे हैं कि शायद हमने तजर्बा गाह बना लिया पाकिस्तान टीम को कि वहाँ पे कोई भी आगे कोचिंग कर ले, ठीक है ना। ये पहले भी एक्सपेरिमेंट किया गया, फ्लॉप हुआ, हटाया, अब दोबारा से वही एक्सपेरिमेंट किया जाए। तो आई थिंक कोई ना कोई इसका क्राइटेरिया कुछ तो रखे हैं कि यार मतलब आपने क्लब लेवल की भी कभी कोचिंग नहीं की हुई है, तो हाउ कुड यू कोच इंटरनेशनल टीम या टेस्ट टीम
तो ये थोड़ा सा देखना होगा हमें, मतलब इसका एक प्रॉपर एक पाथवे बनाना चाहिए कि ऊपर हमारा कोच और नीचे भी होना चाहिए कि जो रीजनल कोचेज़ हैं वो भी किसी को भी उठा के घर से आप रीजन का कोच ना लगाएं, कहाँ कोचिंग की हुई है, कितनी उसके पास एजुकेशन है, कितना एक्सपीरियंस है, ताकि स्टेप बाय स्टेप वो आएंगे। तो उसके बाद आप देखते हैं हाँ भी लोकल कोच हमें चाहिए, हाँ जी कौन अच्छा कोच है, कितने साल का इससे एक्सपीरियंस है, क्या इसकी सर्विसेज है, बजाय कि हम थोड़ा सा नामों की तरफ चले जाते हैं। वो नामों की तरफ शायद हम इसलिए जाते हैं कि हम पीछे छुपना चाहते हैं, हालांकि जितना मर्जी आप छुप जाएं सामने तो हेड को ही आना पड़ता ये है। अब हफीज़ को जो कोच बनाया है, हफीज़ का मेरी इत्तला के मुताबिक तो लेवल 1 भी कोर्स नहीं किया वो उन्होंने। वही मैं कह रहा हूँ ना कि मिसबा को चले इससे वो पहले लेवल 1 को भी छोड़ दें, मैं कहना एक्सपीरियंस कहाँ पे है आपका, कहाँ पे आपने कोचिंग की हुई कहीं पे है, नहीं। तो यही प्रॉब्लम है ना। तो आई थिंक इस ट्रेंड को थोड़ा सा मैंने लेकिन ये फिर रिपीट मैं हुई कहूँगा है। ना लगाने वालों को कि लगाने वाले शायद पीछे छुप रहे हैं कि ये हफीज़ है या जितने भी आपने बंदे लगाए हुए हैं जी कि वो चेयरमैन है ना, वो पीछे छुप रहे हैं। छुप नहीं सकते आप सामने, आप इवेंचुअली आपके ऊपर ही बात आनी है। अभी तो यही लग रहा है ना कि हर चीज़ हैंड ओवर कर दी गई जी कि आगे ये बड़े बड़े नाम हमने दे दिए हैं, हम उसके पीछे छुप जाएंगे, नहीं छुप सकते आप। देखिए ये तो इस चेयरमैन की आप बात करें ना, इससे पहले तो बड़ा एक्सपीरियंस मोहम्मद वसीम खान साहब थे, एहसान मानी साहब थे, उन्होंने मिसबा को लगा दिया था इसी क्राइटेरिया पे। तो क्या हुआ था बाद में? 19 फेल मॉडल हुआ ना आपका। तो ये फेल गलती मॉडल हुआ। दोबारा कर रहे हैं ना पाकिस्तान क्योंकि क्रिकेट। अभी मुझे बड़ी खुशी हुई देख के कि मिसबा ओबीसी पीएसएल में कोचिंग तो पहले भी शायद कर रहे थे, पाकिस्तान टीम की अभी डोमेस्टिक में भी वो कोचिंग कर रहा है, लेकिन अब आपके चल के आपको 2 मैचेस मिस कर दिए बाय द वे उन्होंने लास्ट। अच्छा नहीं हमारे मैच में वो थे वो, लेकिन Last इट्स अ match गुड 2 साइन मैचेस कि अब वो हो सकता है कि 1-2 साल लगाए, उनके पास एक्सपीरियंस होगा टीम कोचिंग का, तो वो बेहतर कोच हो सकते हैं। तो उस टाइम पे उनका वो ना देखा जाए जी कि जब पहली दफ़ा लगाए थे ये तो इतने अच्छे साबित नहीं हुए थे, उनको नए सिरे से देखना चाहिए यार कि अब ये दोबारा प्रोसेस करके आए। तो आई थिंक ये हर बंदे पे यही चीज़ अप्लाई होनी चाहिए कि कौन कहाँ से आया है। लेकिन हमारा थोड़ा सा मसला ये है कि हमें जो पसंद की बंदा आ जाता है, कि मिकी आर्थर में पसंद आ गया था, हालांकि क्या अचीवमेंट्स थी मिकी आर्थर की आपके सामने है, सारी चीज़ें हैं, तो वो भी पार्ट टाइम या आप कह सकते हैं एज अ सेकेंड जॉब आपने लगाया, तो लगाने वालों को सलूट है ना कि आप टेस्ट टीम का, इंटरनेशनल कंट्री का, आपने तो टेस्ट प्लेइंग नेशन का होती ना कोई टीम, जो गैंडा की टीम होती कहीं को होती, यार वो हमें मिल रहा है कोच, वो कुछ दिन हमें दे सकता है, कुछ टाइम दे सकता है, उसको लगा लेते हैं। टेस्ट टीम के साथ आप कैसे कोच लगा सकते हैं कि जिसकी पहली प्रायोरिटी अपना क्लब है, डर्बीशायर क्लब है, वहाँ पे वो कोचिंग करेंगे, जो टाइम मिलेगा उनको वहाँ के वो स्पेंड कर देंगे। तो वो ब्लंडर था, रिजल्ट्स आपके सामने हैं, और पिछले 1 साल में देख लें रिजल्ट्स आपको उसके सारे नज़र आ रहे हैं कि हार्डली आप कहीं पे भी आप जीते हुए हों, जो भी फॉर्मेट खेल रहे हैं उस पर आप स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर अफगानिस्तान से आप मैचेस हार गए थे, तो ये चीज़ें रिफ्लेक्ट कर रही हैं, और अब वर्ल्ड कप सर पे है आपका, और अभी तक बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिन पे क्वेश्चन मार्क है। मतलब दुनिया की क्रिकेट से हम पीछे हैं। आपने बयान भी दिया था कुछ अर्सा पहले कि पाकिस्तान इज अ स्टेप बिहाइंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन T20 अप्रोच। हाँ, ये तो मैं जब मैं चीफ सेलेक्टर था मैंने उस टाइम भी ये बात की थी कि जो चीज़ें इम्प्रूव होने वाली हैं इसके अंदर, वो प्योरली क्रिकेट वाइज चीज़ें थी विद इन द टीम। कि उसमें यह था कि मतलब मैं डेटा का इस्तेमाल करता था अपनी सिलेक्शन के अंदर, लेकिन टीम के अंदर, क्योंकि अब अगर आप देखते हैं तो मॉडर्न जो स्पेशली T20 क्रिकेट है, इसके अंदर डेटा, मैचअप्स, सिचुएशनल जितने भी डिसीजन हैं वो आपको हेल्प मिलती है, आपके एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट बैठे होते हैं। लेकिन अब अभी तक हम वीडियो एनालिस्ट पे चल रहे हैं, तो वो वीडियो दिखा देगा, बस 2-3 चीज़ें आपको बता देगा, या टोटल मैच बता देगा कि 15 मैच हैं इसके, इस तरीके से आउट हुआ हुआ है, बस इतनी, कहाँ पे आउट हुआ है, कौन सा बॉलर कहाँ पे लगाना है, ये दैट्स मॉडर्न क्रिकेट। आपको बहुत सी लीगों में PSL में अगर आप देखते हैं, मुल्तान सुल्तान पहले से करता आ रहा है, ये इस्लामाबाद यूनाइटेड ये करता आ रहा है, इंग्लैंड की टीम देखते हैं तो वो तो टेस्ट मैचेस के अंदर भी ये चीज़ें करती हुई आ रही हैं। हमने उस चीज़ को अडॉप्ट करने से सॉर्ट ऑफ इनकार किया, तो उस पर मैंने ये बात की थी कि आई थिंक हम एक स्टेप पीछे है, क्योंकि अगर आप देखते हैं तो हमारे हमेशा रिजल्ट्स बाद में जाके बेहतर क्यों आते हैं। हमें 1-2 मैचेस 3 मैचेस लगते हैं, मतलब 3 मैचों की टेस्ट सीरीज होगी, हम तीसरा टेस्ट मैच हिस्ट्री उठा के देख लें, हम बेहतर क्या लगे। इस दफा भी यही हुआ। लेकिन इंडिया के साथ क्योंकि हम पहले प्रिपेयर्ड हो गए, हम नहीं इंडिया जाते। के साथ भी ऐसे ही होता है। ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका में इंडिया पहला टेस्ट अक्सर हार जाता है, वो ऑस्ट्रेलिया जाके जीतते भी हैं। इस दफ़ा यही हुआ। और इससे पहले इंडिया टूर और ऑस्ट्रेलिया जहाँ सीरीज जीते थे वहाँ भी यही हुआ। तो मैं ये इसलिए कि हम प्रिपेयर्ड नहीं होता, हम वहाँ जाके प्रिपेयर्ड होते हैं कि यार अब हमें ये चीज़ें करनी है। तो अगर हम थोड़ा सा सहारा लेंगे इन चीज़ों का, तो हमारी प्रिपरेशंस और ज़्यादा बेहतर हो सकती हैं, कप्तानी आपकी बेहतर हो सकती है, आपकी कोचिंग बेहतर हो सकती है, प्लेइंग 11 आपकी बेहतर हो सकती है। हमें सबसे जो बड़ा मसला है हमारा प्लेइंग 11 का है। चाहे हमारी जो मेरे दौर में हम इंग्लैंड सीरीज़ हारे थे, ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ हारे थे, हमारी प्लेइंग 11 नहीं ठीक होती थी। अभी ऑस्ट्रेलिया में आप हारे हैं, आपकी प्लेइंग 11 नहीं ठीक बनी।
वन ऑफ द मेजर रीज़न जिसकी वजह से आप नहीं आ रहे हैं, आप जितना मर्जी कह लें टेक्नोलॉजी की वजह से हार रहे हैं, अंपायरिंग की वजह से हार गए, या हमें पिचेज़ अच्छी नहीं मिली प्रिपरेशन के लिए, जो फैक्ट्स हैं वो फैक्ट्स हैं। क्या हमारी बेस्ट प्लेइंग 11 थी? नहीं थी। आप स्पिनर के बगैर गए, आपके पहला मैच आप उसी वजह से आ रहे, अगला मैच फिर आपने वही किया, तीसरे मैच में आप लेके आए स्पिनर को, बट इट वॉज टू लेट। क्या वो आपका बेस्ट स्पिनर था? क्या वही आपके पास रिसोर्सेज थे? तो फिर वो सबसे जो बड़ा मसला हमारी क्रिकेट का है, जिस तरफ किसी का फोकस नहीं होता, फिटनेस। फिटनेस क्यों हमारे लड़के जी, बात आप भी बात करेंगे, जो वर्कलोड मैनेजमेंट इसकी नहीं थी, इस वजह से इंजर्ड हो गया। वर्कलोड मैनेजमेंट नया लफ्ज है ये। लेकिन इंजरी, एहसानुल्लाह कैसे इंजर्ड हुए? वो फ्रैक्चर के साथ कैसे खेल गए? नसीम शाह इंजरी में 2 सीरीज कैसे खेल गए? ये हमारा प्रॉब्लम है। तो ये तो अरसे दराज से चल रहा है। मोहम्मद जाहिद आपके ज़माने का बॉलर है, वो भी ज़ख्मी हुआ, उसको काउंटी में भेज दिया, वो वहाँ जाके ज़ख्मी हो गए। तो फिर क्या सीख रहे हैं हम? सीखा ये कि अपने सर से उतारो ना। शाहीन शाह, नसीम, ये जितने भी इनकी इंजरी ख़राब हुई, इस पर किसी ने कभी फोकस किया? नहीं। हमने वही फेलियर रीइंफोर्स किए, वही वापस आ जाएं। आपने इतने बंदे हमारे तबाह किए ना, वापस आए, काफ़ी दिनों से कोई हुआ नहीं है, तो आप दोबारा उधर से उधर ही आ गए। क्या उसमें हमने कोई बेहतरी लेके आए? नहीं लेके आए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा ये है कि कोई बड़ा मेजर इवेंट आता है या कोई सीरीज़ आती है, आपके 2 प्लेयर अनफिट ऐसे हो जाते हैं, उसके बाद आपकी सीरीज़ आगे पीछे हो जाती है। पाकिस्तान सबसे की बड़ा कंसर्न ये है। पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग एक ज़माने, अभी चंद दिनों पहले तक, चंद हफ्तों महीनों पहले तक, या शायद 6 महीने पहले तक तो टॉप थी वर्ल्ड कप की, आपकी टॉप रैंक बॉलिंग थी। आप कहीं रेट करते हैं पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग को आप इस हालत में? देखें, अब शाहीन शायद उस फॉर्म में अभी तक वापस नहीं आए। क्या वजह क्या है उसकी? ऑब्वियसली इंजरी का भी वो शिकार रहे हैं, उनको आने में थोड़ा शायद उसमें वो टाइम लगेगा उनको, कुड भी थोड़ा सा उनका एक्शन के अंदर भी। खैर मैं इतना ज़्यादा ऑब्जर्व तो नहीं करता बॉलिंग को, नॉट माय प्रोफेशन, लेकिन कुछ ना कुछ तो मिसिंग है। आप लेवल 3 कोच हैं, कुछ ना कुछ तो मिसिंग है। अब उस पर वो डिटेल में बात करूँगा तो फिर वो दूसरी तरफ चली जाएगी। तो आई थिंक अगर हम इनकी फिटनेस का, इनको कहाँ पे खिलाना है, कैसे खिलाना है, इन चीज़ों का ही ख्याल कर ले, और इंजरी प्रिवेंशन जो है, ठीक है ना। हम इंजर्ड होने के बाद रीहैब करने के, आप बड़े बड़े पोस्टर आप आजकल भी आपको नज़र आ रहे हैं, ये चल रहा है वो चल रहा है, इंजर्ड हुए कैसे वो कोई भी नहीं बताएगा। या तो ना ऑन फील्ड इंजरी होगी, डाइव मारी हो किसी को, जब बॉल लग गया हो या मसल पुल हो गया हो। नहीं, ये जितने भी केसेस हैं, इनको इंजरी थी, इनको खिलाया गया, रिपोर्ट पढ़नी आपको नहीं आई कि इसमें लिखा हुआ है फ्रैक्चर है, तो आप खिलाते गए मैचेस उनको। तो सबसे बड़ा तो ये चीज़ इम्प्रूव होने वाली है हमारी, कि रीहैब के लिए या इलाज के लिए हमें क्यों भी ऑस्ट्रेलिया भेजने पड़ते हैं बंदे, या हमें इंग्लैंड भेजने पड़ते हैं। तो अपना जो डिपार्टमेंट है हमारा, इसको बेहतर करने की गुंजाइश है। तो आप स्वीडन के हेड कोच ऐसे ही अपॉइंट हो गए थे, या आपको भी स्क्रूटनी की थी, आपसे ही पूछा था कि आपने कौन सा लेवल किया हुआ है, क्या किया हुआ है? पूरा प्रोसेस है। हालांकि उनकी इतनी बड़ी टीम नहीं थी, मैं भी बड़े पूछा इसीलिए कि बड़ी टीम नहीं है उनकी। हाँ, लेकिन उनका जो प्रोसेस होता है वो इसलिए, वो उनकी जो भी रिक्वायरमेंट थी, आई थिंक लेवल 2 की थी शायद उस टाइम उनकी, या लेवल 3 की थी, तो वो। लेकिन फिर मैं कहूँगा कि मैं कोचिंग करता हुआ आ रहा था उस टाइम पे, ये नहीं था कि मैं सीधे जाके नेशनल टीम का बन गया, ठीक है। मैं अपनी अकेडमी बड़ा अरसा रन की, उसके बाद डिफरेंट टीमों के साथ काम किया, फिर फर्स्ट क्लास में आया, PTV के साथ 2-3 साल शायद उस दौर में रहा, फिर नॉर्दर्न की 3 साल कोचिंग की। तो आई थिंक आप जितनी कोचिंग करते हैं आप सीखते हैं। इट्स नॉट कि आप सिर्फ कोर्स कर लेंगे और 1-2 महीने बाद आप एक अच्छे कोच बन जाएंगे, क्योंकि बहुत सी टीम कोचिंग इज़ अ कम्प्लीट डिफरेंट जॉब। अगर आप किसी को, मैं बैटिंग की आप बात कर रहे हैं, उससे 10 मिनट बात कर लिया आपने, वो बिल्कुल एक कंप्लीट डिफरेंट कोचिंग है। वो तो आप बैटिंग की टिप्स दे रहे हैं, कोई टेक्निक पे बात कर ली, लेकिन आप 16-20 बंदे हैं, उनको चलाना कैसे है, 3 महीने का टूर है या कैंप्स हैं, एक एक बंदे को मैनेज आपने कैसे करना है, तो उसके लिए आपको काफ़ी स्किल्स चाहिए और एक्सपीरियंस उसके लिए बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान टीम की स्टार स्टडी टीम थी जिसमें आप खेले थे, उसमें कोच उस वक्त तो इंतखाब आलम साहब शायद कोच थे, या जावेद मियादाद साहब थोड़े अरसे के लिए कोच आपके रहे? जावेद भाई रहे, मुश्ताक मोहम्मद थे, और इस तरह के, हाँ, खालिद अबादुल्ला आए थे, फिर रिचर्ड पाइबस, सारे लोकल्स हैं, सारे लोकल्स। रिचर्ड पाइबस रहे थे साल एक, वो भी आए थे, साउथ अफ्रीकन थे। तो किसके साथ, आपको किसके साथ काम करने में मज़ा आया एज ए यंगस्टर, आपने सीखा हो उनसे? देखिए, उसमें जावेद भाई डेफिनेटली, बैटिंग का उनसे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि पूरी दुनिया में किसी को पता होगा। क्योंकि आप खेले बड़ा अच्छा न्यूजीलैंड, तो ऑस्ट्रेलिया, उनकी जावेद भाई की क्रिकेट जो बैटिंग कोच, उनसे बड़ा मैंने कोई नहीं देखा, जितनी समझ है उनको। उनका स्टाइल ऐसा है कि कुछ प्लेयर्स थोड़ा सा वो हो जाते थे कि यार वो अकेले जो फोर्स कर रहे हैं चीज़ों को, लेकिन अगर आप उनकी पर्सनैलिटी को कोई ऐसी समझते चीज़ हैं। जो जावेद भाई ने आपको सिखाई हो, जो आपको काम आई हो, जो मॉडर्न डे में देखिए, मैं टेस्ट जब खेल चुका था, मुझे स्पिन खेलनी नहीं आती थी, रन्स में कर गया, डेब्यू पे भी 100 कर दिया, जो भी हुआ, लेकिन मैं स्पिन मुझे नहीं खेलनी आती थी और मुझे पता था इस चीज़ का,
वो जावेद भाई हमारा श्रीलंका वेस्ट इंडीज़ का टूर था, उसके बाद से श्रीलंका हम गए थे, तो वहाँ उन्होंने कम्प्लीटली मेरी टेक्निक को नॉर्मल किया जैसे स्पिन पे होनी चाहिए थी कि बैट आपका आगे आना चाहिए। हम तो पीछे बैट रख के बैट मिला के उस तरह खेलते थे, ठीक है ना। तो ये जितने भी प्लेयर्स आजकल मतलब सिखाया भी जा रहा है जिस तरीके से खेल रहे हैं, जावेद भाई तो उस दौर में अपने 80s की बात मैं कर रहा हूँ, उस दौर में ऐसे खेलते थे जो आजकल सिखाया जाता है। तो क्या प्रॉब्लम क्या होती थी उनसे, मतलब कुछ को अगर प्रॉब्लम होती तो किस चीज़ से होती? और देखिए एक तो ये ना कि आपका डिफेंस है, अगर आपका स्पिन का डिफेंस अच्छा नहीं है तो ऑब्वियसली आपका मतलब जैसे मैं था, मैं चलानी शुरू कर रहा था, मुझे रोकनी नहीं आती, मैं चलानी शुरू कर दूंगा, ठीक है। लेकिन जहाँ पे अच्छा बॉलर आएगा, कोई कंडीशन ऐसी आएंगी जहाँ पे सपोर्ट मिल रही है पिच से, वहाँ आपके पास अच्छा डिफेंस होना ज़रूरी है। मतलब अभी करंटली अगर आप देखते हैं कि हमारी टीम में बहुत कम ऐसे प्लेयर हैं, मैं आपसे पूछता हूँ, बता दें स्पिन को अच्छा खेलने वाले कितने बैट्समैन हैं हमारे पास? स्पिन को अच्छा खेलने वाला एक भी बैटर नहीं है, एक भी बैटर नहीं है। पहले थे लेकिन अब तो ऐसा उसमें मुझे टेक्निक लगता है मैटर करती है, दूसरा ये कि हम वेरिएशंस नहीं पिक कर पा रहे हैं, विच इज़ क्वाइट सरप्राइजिंग। हालांकि देखें फर्स्ट क्लास के जो सीज़न गुजरे हैं 3-4, उसमें टॉप विकेट टेकर स्पिनर्स हैं, नुमान अली, ये साजिद खान, इन्होंने ज़्यादा आउट किया, तो इससे अंदाज़ा हो रहा है 60-67। और कोई पिचेस भी ऐसी नहीं थी स्पिन फ्रेंडली के वहाँ पे सिर्फ उन्होंने आउट किए हैं। आई रिमेंबर कि पहला साल जब उस टाइम पंजाब में मैचेस हो रहे थे, नुमान साजिद वहाँ पे भी आउट किए थे इन्होंने, तो उन पिचेस के ऊपर भी। तो दैट मीन्स कि हमारी जो स्पिन की टेक्निक है लड़कों की वो उतनी अच्छी नहीं रही है, शायद वो वाइट बॉल की वजह से भी कि ज़्यादा हमारे टेक्निक वाइट बॉल को सूट करती है। जब रेड बॉल में आते हैं जहाँ थोड़ा आपको डिफेंस है, थोड़ा आपको टाइम निकालना होता है, वहाँ पे स्ट्रगल करते हैं। तो फिर मैं कहूँगा जी वेरिएशन ना पिक करना ना, ये एक मिस्ट्री है कि इवन बाबर को रियली नहीं पिक होती, रिजवान को एट टाइम्स पिक नहीं होती, हालांकि वो कीपिंग में पिक कर लेते हैं, बैटिंग के टाइम पिक नहीं होती है। आई थिंक एक शादाब थे उस टाइम पे जो कि आराम से, चाहे वो राशिद की गूगली है या किसी की भी है, वो पिक कर लेते थे। गूगली करना वो भूल गए शायद आप, गूगली उनसे होती नहीं है जो उनका मेजर काम है। नहीं, गूगली से ज़्यादा लेग स्पिन उनकी होना कम हुई थी। तो आई थिंक उनका भी थोड़ा सा फिटनेस का जो इशू है, और अनफॉर्चुनेटली देखिए उसकी भी मतलब मैं उनकी लक बोलूँगा ऐसी है कि कोई बड़ा इवेंट या बड़ी सीरीज़ आती है वो इंजर्ड हो जाते हैं, ठीक है ना। चले ठीक हो गया जी, मेरा प्रोग्राम ख़त्म होने का वक्त हो गया, लेकिन वसीम साहब के पास अभी बहुत सारी बातें हैं जो कर सकते थे हम, लेकिन प्रोग्राम में कोशिश हमने की कि काफ़ी चीज़ें हम कवर करें। पाकिस्तान के सिलेक्शन पॉलिसी पर बात हुई, इन्होंने क्या सिलेक्ट, इनकी जो पॉलिसी थी वो क्या थी, उसके अलावा प्लेयर्स जो जिस तरह से खेल रहे हैं उस पर इन्होंने अपनी एक्सपर्टीज़ से बात की। आपने प्रोग्राम पसंद किया होगा, मुझे उम्मीद है। आप हमारे यूट्यूब सेक्शन में ज़रूर बताइएगा इस प्रोग्राम के हवाले से अपनी राय। आपका बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।